मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। के शर्मा जी, आप तो टारगेट कर लिए आरजेडी को राज्यसभा के बेस पे, लेकिन आप बताइए कि बिहार के विधानसभा में आपके मंत्रिमंडल में परिवारवाद से आने वाले लोग 50% है। दूसरा, आज भी एमएलए के पोस्ट पर सबसे ज्यादा टिकट पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, पिछले बार का आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए, और 1990 का जो हमारी 15 साल की सरकार है उसका भी उठाकर देख लीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, सबसे ज्यादा ओबीसी को, दलित को टिकट देने वाला कोई और पार्टी नहीं, हम है। पिछली बार अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को, आज भी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के विधायक हमारे पास है 11। आपको बताइए ना, नीतीश कुमार जी की सरकार में कितने विधायक हैं? आपने राज्यसभा तो टारगेट कर लिया, लेकिन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करिए। क्यों नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की बात? आज पिछड़ों की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? संजय झा जी। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं भी वहां पर गिनवा दूं, उनके मुख्य प्रवक्ता कौन थे? केसी त्यागी जी, अभी राजीव रंजन जी, मैं भी एक से एक पूरा नाम ले लूंगी। और मोदी जी के चेहरा आप लोग ओबीसी बता के ओबीसी की राजनीति करते हो, और आपके ओबीसी नेता पर पता है राजपूत नेता बिहार में अटैक कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी हो, चाहे सम्राट चौधरी जी हो, चाहे दिलीप जायसवाल जी, ये सब ओबीसी आते हैं। और कौन टारगेट कर रहा है? राजपूत नेता। तो अपने घर में झांकिए सर, वहां पर कास्ट और क्लास दोनों कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारे अंदर मत झांकिए। और अपने पोस्ट को, पद को आप कम क्यों आंकते हो? के शर्मा जी प्रवक्ता हो आप, मैं भी हूँ, मैं भी नेता हूँ। हाँ, तो महिला नेता मैं भी हो सकती हूँ, मैं भी हूँ आरजेडी का। आप सीधे राबड़ी जी पे जाते हैं। बहुत महिला नेता है हमारे पार्टी में, आप अपने अंदर, अपने पार्टी के अंदर झांकिए, हमारे अंदर महिला नेता काफी है। वाह, पहली बॉल में 6। मानक जी, इसको ऐसे समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी के टारगेट पे बिहार में सरकार बनाना है, और अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस कहीं से कमजोर पड़ गई सरकार बनाने में, जैसा कि आप 2020 में आप सब लोग एक जो पंडित बैठाते हैं, पॉलिटिकल पंडित 5 लोगों को विश्लेषण करते हैं, वो बताते हैं कि क्यों हारे हम 2020 में, क्योंकि कांग्रेस को 70 में सिर्फ 19 सीटें आई। तो ऐसी हालात फिर न पैदा हो, इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को मजबूत करें, और कांग्रेस मजबूत होगी तो महागठबंधन मजबूत होगी, तभी न सरकार बनेगी। तो इसमें टारगेट पे तेजस्वी जी कहां से आ गए? और रही बात की राहुल गांधी जी का और ईबीसी वोटर का, तो यह बहुत साफ साफ है कि ईबीसी वोटर के लिए नीतीश कुमार जी ने किया क्या और भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने जो किया, लेकिन आज बीजेपी क्या कर रही है? और एक बहुत हकीकत में आपको मानक जी बता रही हूँ कि राजद देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपने संगठन में भी अति पिछड़ा SC ST को आरक्षण दिया है अलग से। जितना आबादी है उतना आरक्षण दिया संगठन में, और हर चुनाव में, प्रखंड लेवल का, जिला लेवल के चुनाव पर हम लोग आरक्षण देते हैं जितनी आबादी है उतना। तो अगर राहुल गांधी जी मजबूत कर रहे हैं अपना किला, हमको लगता है कि महागठबंधन के लिए बढ़िया है। आप तेजस्वी जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी को वो सीएम का उम्मीदवार मानने के लिए हाँ ही नहीं भर रहे। कितना टाइम हो गया, कह ही नहीं रहे कि हाँ तेजस्वी हमारे सीएम के कैंडिडेट है। और एक बहुत मैं तीखा बात बोलती हूँ, अगर सच आप ही के चैनल पे पवन खेड़ा जी ने बोला था, वही लाइन मैं भी बोल देती हूँ कि बार बार हमसे पूछेंगे कि सूर्य किधर से निकलता है, तो मैं नहीं बताऊंगा ना, एक ही बार बताऊंगा, वही लाइन है। देखिए, आप भी जानते हैं कि राजनीति है, हर पार्टी एक अपना बार्गेन करेगी इसमें, ये तो बहुत स्वाभाविक है। ये तो चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जो हो, जो जितना जीतेगी उसको उतना सीट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि चुनाव अनाउंस हो गया ना मानक जी, चुनाव अभी टाइम है, अभी हमारे सीटें कितनी किसको मिलेंगी वो भी अनाउंस होना बाकी है। चलिए मान लीजिए हम नहीं करते, राहुल गांधी जी नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, आप बीजेपी बता दे, क्या बीजेपी ने कर दिया है? पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। तो टारगेट पे इंडिया अलायंस ही क्यों, महागठबंधन ही क्यों? उसमें बहुत क्लियर है सब कुछ। कंचना यादव जी को लग रहा है कि बार बार अगर ये बात कहेंगी कि हमने मुसलमान विधायकों को बिकाऊ कहा तो उसका इनको फायदा मिलेगा। मैडम, वो बिकाऊ माल था, वो बिक गया और आपने खरीद लिया। अब आपसे पूछ रहा हूं, मैंने ट्विटर पे भी आपसे पूछा है, अब पूछ रहा हूं, बिकाऊ को बिकाऊ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चारा घोटाले वाले को चारा खोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे बाप, बेमान को बेमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? एक काम करिए ना, जिसने चारा खाया उसको चारा खोर कहेंगे ना? ये क्या कहेंगे? झल्ला, ये इतना जो आप लोग बौखला रहे हैं ना, ओवैसी साहब भी, आप भी, एकदम लग रहा है कि आपकी जो जमीन पिछली बार थोड़ी बहुत बिहार में थी, इस बार 2-4 वोट मिलना भी आपके लिए मुश्किल हो गया है, इसीलिए इतना बौखला रहे हैं आप। और अगर आपके विधायक बिके हैं, पैसे से बिके हैं, तो एक रिक्वेस्ट कर लीजिए मोदी जी को, ईडी और सीबीआई की जांच करा ले। अच्छा मैडम, खाली इतना बता दीजिए, खाली इतना बता दीजिए, आप चिल्लाइए कम मैडम, इससे आप नहीं रहे, हमारी नॉर्मल टोन है। अगर बनना है तो तथ्यों बात कीजिए।
आपने कहा बिकाऊ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बिकाऊ को बिकाऊ ना कहें तो क्या कहें, चारा चोर को चारा चोर ना कहें तो क्या कहें। कि जब भी हमारी जरूरत, यानी हम मुसलमानों की जरूरत देश को पड़ी या सरकार को पड़ी, हम सरकार के साथ खड़े हुए, हम देश के साथ खड़े हुए। बाकी लोग अपनी बात कर लें, आप लोग अपनी बात कर लीजिए। जब आरजेडी को यह जरूरत पड़ी कि अब सरकार हमें बनाना है, तो हमारे जो विधायक 4 थे वो बीजेपी के काम नहीं आए, वो आरजेडी के काम आए सर। और कांग्रेस की पूरी सरकार बनने के बाद गोवा में बीजेपी भी चली गई। पूरे हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं, इनके पास कोई गारंटी नहीं है इनका विधायक टूटेगा या बिकेगा तो कहां जाएगा, ये सब बीजेपी में जाते हैं। अकेले एमआईएम की गारंटी है सर कि हम बीजेपी में नहीं जा सकते, हम जाते नहीं, हम जाएंगे नहीं। तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब उसी पक्ष में खड़े होंगे जो बीजेपी के विरोध में सरकार बनाएगा, इस बात का वादा है सर। बिहार का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाली सरकार के साथ ही रहेगा, उसी के साथ सरकार बनाएगा। लेकिन बात तो सही है। आसिम वकार, आपके नेता को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, बल्कि मैं तो कहूंगा फ्रस्ट्रेशन क्यों है इतनी? वो ये तक कह गए कि ये हाथ हमने दोस्ती का बढ़ाया है, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो ये हाथ जो है वो गिरेबान तक भी जा सकता है तेजस्वी की। क्या मतलब इस बयान का? नहीं सर, मसला ये है कि जब आप इलेक्शन के बाद ये कहते हैं कि हम एमआईएम की वजह से हार गए, आप लोगों से रो के ये कहते हैं कि साहब एमआईएम ने हमको हरा दिया, तो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नहीं, हम आपको हराना नहीं चाहते हैं, अगर आपको हमसे डर लग रहा है तो आइए हम आपसे हाथ मिला लेंगे, आइए हम आपको गोद में उठा लेंगे, आइए गोद में बैठिए। गलत बोल रहे हैं आप। तो हम तो आपके साथ हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आप हमें साथ रखिएगा तो भी हम आप महागठबंधन के साथ रहेंगे, आप हमें नहीं रखिएगा तो भी हम गारंटी दे रहे हैं कि हम बीजेपी के गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। हमारे अलावा किसी गारंटी को बता दीजिए। तेजस्वी के गिरेबान तक ओवैसी जी का हाथ जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हाथ दोस्ती का बढ़ाया है, गिरेबान तक भी जा सकता है, और आप कह रहे हैं आपके साथ खड़े हैं। क्या मतलब है इसका? थोड़ा सा सर गिरेबान तक जा रहा है, थोड़ा सा सर झुका दे तो आशीर्वाद भी ले लें ओवैसी साहब का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं तो आसिम जी को बोलूंगी कि आप गलत स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, कि हम एक भी स्टेटमेंट आप सुना दीजिए। आज चैलेंज देती हूँ मैं आपको भी कि जहां पर ये तेजस्वी जी बोले हो कि हम एमआईएम की वजह से हार गए, आप अपने आप को लेजिटिमेसी देते रहते हैं तेजस्वी जी का नाम लेके, हमारा नाम लेके, ये तो गलत बात है ना। दूसरी बात कि आपके जो विधायक थे स्वेच्छा से हमारे पास आए थे, और कल भी आपने बोला था एक चैनल पर, आज भी बोल रहे हैं कि खरीदे हुए हैं। आप सीमांचल के मुसलमानों को, विधायकों को बार बार बिकाऊ क्यों कह रहे हैं? ये गलत बात है। एक तो आप आएंगे कब? जब चुनाव आएगा तब। सीधे आपके जो है नेताजी लैंड होंगे पटना में और चले जाएंगे सीमांचल में जब चुनाव आएगा तब। साल भर 5 साल कहाँ पर रहते हैं वो? और अगर आप सच में जिताना चाहते हैं तो ये आप बताइए कि क्या आपके कैंडिडेट आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ लड़वाओगे आप, कि एनडीए के खिलाफ आप अपना कैंडिडेट उतारोगे? आप साफ साफ बोलकर यहाँ पर जाइए। अगर आप हमें जिताना चाहते हो तो बोलिए आप क्या आप एनडीए के खिलाफ लड़ाओगे, जैसे चिराग पासवान जी ने लड़ाया था नीतीश जी के खिलाफ? ये तो आप तो दोगला बात करते हैं ना। और शर्म करो शर्म।